नमस्कार। ऑन रिकॉर्ड के एक नए अंक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, भली-भांति जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद एस्ट्रल जम्मू कश्मीर एक नए परिवेश में पदार्पण कर चुकी है। जी हाँ, बात कर रहे हैं केंद्र शासित जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित लद्दाख। और ये सब संभव हुआ केंद्र में भाजपा सरकार के कारण। और उसमें कोई दो राय नहीं है कि इसके बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, खासकर जम्मू संभाग और लद्दाख की अगर बात करें तो आशाएं लोगों की ओर भी जागृत हो पाई हैं। और ऐसे में क्या ये मान के चलें कि समय के साथ साथ, क्योंकि 1 नवंबर 2019 के बाद अब केंद्र शासित जम्मू कश्मीर काम कर रही है, एलजी साहब यहाँ पर प्रशासन की बागडोर तो संभाले हुए हैं, लेकिन जनता की आशाएं अभी भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई हैं। किस प्रकार समय के साथ साथ इन आशाओं को पूरा करने का प्रयास न केवल केंद्र में भारतीय जनता पार्टी बल्कि यहाँ जो उनकी इकाइयाँ काम कर रही हैं वो इस दिशा में प्रयास कर रही हैं, इसी पर मंथन करने के लिए हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के फायरब्रांड नेता, पार्टी के जम्मू कश्मीर के प्रधान श्री रविंद्र रैना जी। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। जिस तरह मैंने शुरुआत की कि 5 अगस्त के बाद एक पूरा बदलाव जम्मू कश्मीर में देखने को मिला। धारा 370 35 से एकदम हट गया और जिसको लेकर कश्मीरी हुक्मरान कहते थे कि कभी हट नहीं पाएगी। कितना महत्वपूर्ण फैसला। धारा 370 ने पिछले 70 सालों में जम्मू कश्मीर के अंदर अलगाववाद और आतंकवाद को जन्म दिया, पाकिस्तान की मानसिकता को बढ़ाया। और इसलिए आपने देखा कि जब 5 अगस्त 2019 को धारा 370 और 35 को हटाया गया तो सबसे ज़्यादा तकलीफ अगर किसी को हुई वो पाकिस्तान को हुई, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को हुई, चीन को हुई। जम्मू कश्मीर भारत देश का अटूट अंग है और धारा 370 जो थी उस ज़माने में कांग्रेसियों ने और उन लोगों ने, उस वक़्त के हुक्मरानों ने लगाई। उस वक़्त भारत के पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस की गई और हालांकि ज़बरदस्त विरोध हुआ था, लेकिन भारत के पार्लियामेंट द्वारा पास किए गए कानून को जब भारत के ही पार्लियामेंट ने हटाया तो सबसे ज़्यादा तकलीफ पाकिस्तान को हुई, सबसे ज़्यादा तकलीफ इमरान खान को हुई, सबसे ज़्यादा तकलीफ चीन को हुई। ये वो देश है जो भारत के दुश्मन देश है। धारा 370 की आड़ में जम्मू कश्मीर में बहुत सारे ब्लंडर्स किए गए पिछले 70 सालों में। जैसे मैंने कहा, इस धारा ने अलग से एक मानसिकता को जन्म दिया, अलग से एक झंडा जम्मू कश्मीर के अंदर लगा दिया गया और एक देश में 2 झंडे, अलग से कानून बना दिया गया। देश का पार्लियामेंट कोई भी कानून पास करता है वो सीधा जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता है। ये कौन सी बात है? जम्मू कश्मीर भारत देश का अंग है, भारत देश का हिस्सा है, तो भारत देश का पार्लियामेंट सुप्रीम है, तो पार्लियामेंट जो कानून पास करता है वो सीधा लागू होना चाहिए। यहाँ 70 सालों में कभी एंटी करप्शन लॉस जो हमारे देश के पार्लियामेंट ने पास किए वो लागू नहीं होने दिए। राइट टू एजुकेशन एक्ट यहाँ लागू नहीं था, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यहाँ लागू नहीं था, यहाँ लोकपाल, जन लोकपाल यहाँ लागू नहीं था, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1989 यहाँ लागू नहीं था। ऐसे कितने कानून हैं जो केंद्र की सरकारों ने समय रहते जनता के हित के लिए लगाए, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर वो लागू नहीं होने दिए गए, और अगर हुए भी तो अमेंडमेंट के साथ यहाँ लागू करने पड़े। और यहाँ लूट खसूट मचा के रखी हुई थी, मनमर्जी चलती थी, आम लोग इससे दुखी थे। 70 साल में पश्चिम पाकिस्तान के रेफ्यूजियों को अधिकार नहीं दिए गए। और ये पश्चिम पाकिस्तान के रेफ्यूजी कौन थे? जो देश के विभाजन के बाद जो वेस्ट पंजाब का एरिया पाकिस्तान में चला गया, वो लोग जो वेस्ट पंजाब से जम्मू कश्मीर आ गए उनको 70 सालों में अधिकार नहीं मिले। और जो वेस्ट पंजाब से माइग्रेशन करके देश के अन्य अन्य कोनों में चले गए, स्वर्गीय इंद्र कुमार गुजराल, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, ये भी पश्चिम पाकिस्तान अर्थात वेस्ट पंजाब के रहने वाले थे। और विभाजन के बाद जब वेस्ट पंजाब पाकिस्तान में चला गया, इसको हम पश्चिम पाकिस्तान कहते हैं, ये लोग वहाँ से माइग्रेट करके देश के अन्य भागों में जाते हैं तो प्रधानमंत्री बन जाते हैं। लेकिन जो जम्मू कश्मीर आते हैं उनको कोई अधिकार नहीं। 70 सालों तक इनके बच्चों को नौकरी करने का अधिकार नहीं, ज़मीन लेने का अधिकार नहीं, नागरिकता नहीं, स्टेट सब्जेक्ट बनाने का अधिकार नहीं,
पंचायत का इलेक्शन लड़ने का अधिकार नहीं, असेंबली के अंदर वोट डालने का अधिकार नहीं, राशन कार्ड का अधिकार नहीं। इसी प्रकार वाल्मीकि समाज के जो लोग हैं, गोरखा समाज के जो दलित समाज के लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जो गुजर बकरवाल समुदाय के लोग हैं, जो पहाड़ी मुसलमान हैं, पहाड़ी लोग हैं, इन सब के साथ बहुत बड़ा इनजस्टिस इन 70 सालों में इस धारा 370 की आड़ में किया गया। इसलिए जब ये धारा 370 समाप्त हुई, वो सारी लोग जो देश के विरुद्ध षड्यंत्र करते थे, देश के विरुद्ध साजिशें करते थे, उनको तकलीफ हुई। रविंद्र जी, आज जन संवाद अभियान सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, उसके बारे में एक तो जानना चाहूँगा। और आज राजनाथ सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर सेकुलर हो गया है धारा 370 हटने के बाद। क्या वाकई सही मायनों में सेकुलर धर्मनिरपेक्षता की जीती जागती मिसालें यहाँ देखने को मिल रही? जब भारतीय संसद ने पार्लियामेंट के अंदर डिबेट करके भारत के संविधान में सेकुलर शब्द जोड़ा, वो जम्मू कश्मीर के संविधान में नहीं जोड़ा गया। जम्मू कश्मीर का अलग से कानून था, आरपीसी, रणबीर सिंह पैनल कोड, और उसमें सेकुलर वर्ड ऐड ही नहीं किया गया। कितनी बार यहां अमेंडमेंट्स लाने के लिए बिल पेश किए गए, प्राइवेट मेंबर्स बिल तक पेश किए गए, लेकिन उसको कभी एक्सेप्ट नहीं किया गया 70 सालों में। और 70 सालों में जम्मू कश्मीर के कानून में सेकुलर वर्ड नहीं लाया गया, और सेकुलरिज्म की दुहाई देने वाले लोग ही सत्तासीन रहे। और आज जब कश्मीर घाटी में अनंतनाग क्षेत्र के डोरू से चुने हुए एक सरपंच अजय पंडिता जी की हत्या कर दी जाती है, एक बहुत बड़ा बदनुमा दाग सेकुलरिज्म के ऊपर लगा। एक ही परिवार था, पिछले 35 सालों में वो उसी गांव के अंदर रह रहे थे। उनको श्रद्धांजलि देते देते राजनाथ सिंह जी ने कहा कि ये तो सेकुलरिज्म का कत्ल किया गया, मानवता का कत्ल किया गया। और उस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने इतिहास के कड़वे सच को सारी दुनिया के सामने रखा कि जम्मू कश्मीर में 70 सालों में कभी कानून के उस आयाम को, जिसको सेकुलरिज्म कहते हैं, उसको नहीं जोड़ा गया। कितनी तकलीफ हुई। सेकुलरिज्म की दुहाइयाँ देने वाले, इसके पहाड़े पड़ने वाले, उन्होंने ही तो अधिकांश सत्ता यहाँ संभाल के रखी, लेकिन उन्होंने कभी ये ठीक नहीं समझा कि जम्मू कश्मीर में भी सेकुलरिज्म वर्ड को ऐड किया जाए। रविंद्र जी, एक तरफ जिस तरह आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपने टच की है, अजय पंडिता जो कश्मीरी पंडित समुदाय की नुमाइंदगी भी कर रहे थे और कहीं ना कहीं ग्रास रूट लेवल पर पंचायती राज इदारों को सशक्त करने का प्रयास कर रहे थे। उन्हीं लोगों को सर्व कर रहे थे जिन्होंने कई साल पहले उनको वादी से निकाला था। यानी कि लोक भवन की अगर बात करें, उसी गाँव में वहाँ के लोगों को ही उनकी सेवा कर रहे थे। एक प्रश्न उठता है कि क्या कारण रहे हैं कि जो वहाँ पर कश्मीरी पंडित या पंच सरपंच काम कर रहे हैं, सिक्योरिटी नहीं दी गई? क्योंकि 2019 फरवरी के बाद अभी तक सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग ही नहीं हुई। क्या ये मान के चलें कि सेक्रेटरीट में अभी भी कुछ ब्यूरोक्रेट्स ऐसे हैं जिनकी मानसिकता अभी भी सुधरी नहीं? जम्मू कश्मीर के अंदर जब पंचायतों के चुनावों की घोषणा की गई थी, उस वक्त के गवर्नर साहब ने इस बात को भी दोहराया था कि हम चुने हुए पंच सरपंचों को पूर्ण रूप से सुरक्षा देंगे। और बाद में जब जम्मू कश्मीर में ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटीज़ के भी चुनाव किए गए थे, उस वक्त भी ये कहा गया था कि जो बीडीसी के चेयरमैन जीत के आएंगे या जो चुनाव लड़ेंगे और जिनको थ्रेट परसेप्शन है, उनको सुरक्षा दी जाएगी। और बहुत सारी जगहों पर सरपंचीज, पंचीज और बीडीसी के चेयरमैन को सुरक्षा दी भी गई है, लेकिन बहुत सारे ऐसे पंच सरपंचीज या बीडीसी के चेयरमैन आज भी ऐसे हैं जिनको सुरक्षा नहीं दी गई है, और उनको सुरक्षा होनी चाहिए। खासकर जो कश्मीर घाटी के अंदर जो हमारे पंच सरपंचीज और बीडीसी के चेयरमैन हैं, जो रजौरी, पुंछ या डोडा, किश्तवाड़, रामबन, रियासी जैसे ज़िलों जहां आतंकवाद आज भी उस क्षेत्र के अंदर उनकी भनक सुनाई देती है, ऐसे लोग डेमोक्रेसी को मजबूत करने वाले लोग हैं। पंचीज और सरपंचीज और बीडीसी के चेयरमैन आम लोगों की समस्याओं का स्थानीय लेवल पर समाधान करते हैं। और आज जब यहाँ अभी लोकतांत्रिक प्रणाली से इलेक्शंस, चुनाव होना अभी बाकी हैं, तो ऐसे में पंचों, सरपंचों और बीडीसी के चेयरमैन्स का बहुत महत्वपूर्ण रोल है।
इसलिए हमने भी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल महोदय से ये निवेदन किया है कि जितना जल्द हो सके हमें सुरक्षा अपने पंचों, सरपंचों और बीडीसी के चेयरमैन को देनी चाहिए। ये रिव्यू मीटिंग जिसका जिक्र आपने किया है पिछले काफ़ी समय से नहीं हुई है। हमने भी माननीय उपराज्यपाल महोदय जी के संज्ञान में ये सारा विषय लाया है और उसके साथ साथ आतंकवाद, टेररिज्म इन्फेस्टेड एरियाज़ में जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हैं, चाहे वो जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हैं, जिनको थ्रेट है और जिनके बारे में इंटेलिजेंस एजेंसीज ने रिपोर्ट दी है, सिक्योरिटी विंग ने रिपोर्ट दी है कि इनको आतंकवादियों से खतरा हो सकता है, ऐसे सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेताओं को भी सुरक्षा दी जानी चाहिए। ऐसा भी हमने माननीय उपराज्यपाल महोदय जी से निवेदन किया है और मैं मानता हूं कि इस पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि ये सारे लोग डेमोक्रेसी का एक मजबूत पिलर हैं और पाकिस्तान हुर्रियत, आतंकवादी, अलगाववादी नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर के अंदर हेल्दी डेमोक्रेसी यहाँ फ्लोरिश हो। इसलिए जिस किसी भी पार्टी के नेता को यहाँ थ्रेट परसेप्शन है उसको सुरक्षा दी जानी चाहिए। रविंद्र जी, एक महत्वपूर्ण बात, भारतवर्ष एक युवाओं का देश है, जम्मू कश्मीर भी एक युवाओं का देश है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। ऐसे में 1 नवंबर 2019 के बाद जब एक नए पड़ाव में हम आ चुके थे, युवाओं को बहुत उम्मीद अभी भी है, लेकिन कहीं ना कहीं उन उम्मीदों को पूरा करने का प्रयास किया भी जा रहा है। लेकिन लोगों का, खासकर युवाओं का कहना है कि जिस शिद्दत से कोशिश की जानी चाहिए वो कोशिश नहीं हो रही। मेरा इशारा आप भलीभांति जान गए होंगे SRO 202 की अगर बात करें, और खासकर अभी जो 10,000 वैकेंसीज़ का जिक्र किया गया रोहित कंसल साहब की तरफ, 7,052 के लिए क्लास 4 के लिए SSRB को नोटिफिकेशन भी दी गई है। क्या कहेंगे, क्योंकि अभी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने इशारा दिया था कि SRO को रिव्यू किया जाएगा। SRO 202 हो, SRO 384 हो, ऐसे तमाम SROs के अंदर जरूरी अमेंडमेंट लाना बहुत लाजमी है, जिसके संदर्भ में हमने जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मैंने खुद 3 बार इस मामले पर एक्सक्लूसिव डिस्कशंस हमने की और मेरा मानना है कि हमारे नौजवानों को पूरा जस्टिस हक मिलना चाहिए। बहुत सारे ऐसे पैमाने हैं जिन पर डिबेट चल रही है। पिछले कई सालों में आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर के अंदर पुरानी जब सरकारें होती थी तो भी रिक्रूटमेंट्स नहीं हो रही थी, और अगर कुछ रिक्रूटमेंट होती थी PHE के अंदर मुलाजिम लगाए गए डेली वेजर 250 और 500 रुपये के ऊपर, और उनको वो 250 और 500 रुपया महीने का साल में 2 ही बार दिया जाता था, जब ईद या दीपावली का त्यौहार होता था। तो 250 और 500 रुपया क्या होता था, और वो भी बैक चैनल सब लगाए जाते थे और उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता था। तो जब हमारी सरकार आई, गठबंधन सरकार, तो हमने सबसे पहले ये सभी जो डेली वेजर्स हैं, CP वर्कर्स हैं, चाहे PHE डिपार्टमेंट में हैं, बिजली डिपार्टमेंट में हैं, PWD में हैं, रूरल डेवलपमेंट में हैं, हम या अन्य अन्य डिपार्टमेंटों में हैं, हमने इनकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की और इनकी जो ऑफिस की अटेंडेंस है वो बायोमेट्रिक की। उससे ये लाभ हुआ कि एटलीस्ट ये सभी मुलाजम सरकार के खाते में पड़ गए और इन सब की रजिस्ट्रेशन एज एन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के नाते से हुई। और हमने वो 250, 500 या 1500 जो उनको सैलरी मिलती थी वो सबको हमने यूनिफाइड कर दिया, एक कर दिया, और अब उनको 6750 रुपया महीना इन सभी मुलाजमों को सैलरी, उनको जो ऑनरेरियम है वो मिलता है। इसी प्रकार जो VDC के मेंबर्स हैं या SPOs हैं उनका हमने ख्याल रखा। SPOs जब हम सत्ता में आए थे तो 1500 रुपये उनकी सैलरी होती थी, और मोदी सरकार ने उनकी सैलरी बढ़ाकर आज किसी की 20,000, 18,000, 15,000, 12,000, अलग अलग जिनका जितना समय अधिक हो गया है उस क्राइटेरिया से उनको आज ऑनरेरियम दिया जा रहा है, जो मैं मानता हूं कि काफ़ी नहीं है लेकिन बहुत हद तक एक रिस्पेक्टेबल ऑनरेरियम है। और इसी बीच में जब सरकार को नई रिक्रूटमेंट करनी थी तो वहाँ जैसे पहले ज़माने में RET की तर्ज पर
सर्व शिक्षा अभियान की तर्ज पर, आरईटी की तर्ज पर 5 साल के लिए रिक्रूटमेंट की जाती थी, उसके बाद वो परमानेंट होते थे। उसी के आधार पर ये SRO 202 अलग अलग डिपार्टमेंट्स में भी निकाला गया। लेकिन मेरा ये मानना है कि बहुत ही हाईली क्वालिफाइड हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवान हैं और इन नौजवानों को के साथ जस्टिस होना चाहिए। और हम लगातार ये अपने उपराज्यपाल महोदय जी से ये बात कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इसमें ज़रूरी अमेंडमेंट्स हम लाएंगे। अभी जो 7052 वैकेंसीज क्लास 4 की निकाली गई हैं, उसमें 5 मार्क्स कैजुअल जो वर्कर्स हैं जो 5 साल से ज़्यादा काम कर रहे हैं, उनमें से कई लोगों की मैट्रिक क्वालिफिकेशन भी नहीं है। कहीं ना कहीं उनके साथ एक वो मानना है कि एक बद्दा मजाक तो नहीं है। और जिस तरह आपने कहा कि कैजुअल वर्कर्स को भी उनकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस ली जा रही है ताकि वो गवर्नमेंट के खाते में आ चुके हैं, लेकिन एक तरफ जम्मू पावर डेवलपमेंट डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड और कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का गठन हो चुका है। प्राइवेटाइजेशन की बात हमारी यूनियन जो मंत्री हैं मैडम निर्मला सीतारमण, उन्होंने बात की है। तो अगर प्राइवेटाइजेशन होगी जम्मू कश्मीर में तो निश्चित तौर पर जो कैजुअल लेबरर्स हैं वो उनकी नौकरी पर एक प्रश्न चिन्ह उत्पन्न होगा। अगर ये विभाग इनके अंदर कुछ मूलभूत परिवर्तन किए जाते हैं तो एम्प्लॉइज़ को तो कम से कम बाहर नहीं निकाला जाता है, पर जो कैजुअल दूसरे उनके लिए भी कोई ना कोई प्रोविजन हम जरूर ढूंढेंगे, क्योंकि आज उनकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती है और उनकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है। इसलिए उनको बाहर निकालना इतना सरकार के लिए आसान नहीं होगा, चाहे सरकार जिसकी भी हो, क्योंकि वो सरकार के खाते में है। सरकार के उनके लिए एक स्पेशल हेड्स से सैलरी जा रही है, तो उनको निकालना कोई बहुत आसान नहीं होगा। जहाँ तक नई रिक्रूटमेंट का सवाल है, आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस लॉकडाउन के चलते जब आर्थिक मंदी है, रिसेशन है, प्राइवेट सेक्टर से भी बहुत सारी नौकरियां इंटरनेशनल लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर वो नौजवानों ने खोई हैं। उसी दौर में जम्मू कश्मीर के अंदर हमने 10,000 नौकरियों को एडवर्टीज़ करवाया है। जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल LG साहब की एडमिनिस्ट्रेशन ने 10,000 नौकरियों को एडवर्टीज़ किया है और इसके लिए केंद्र की सरकार ने जरूरी फंड्स उपलब्ध करवाने के लिए एश्योरेंस भी दिया है। और ये आंकड़ा हमने 50,000 तक ले जाना है, ये जो जॉब्स की रिक्रूटमेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में है। वहीं JK बैंक के अंदर एक जो उनकी रिक्रूटमेंट का एक मामला आया था, जिन हमारे नौजवानों ने एंट्रेंस टेस्ट दिए थे उनका रिजल्ट्स नहीं आया। हालांकि वो IBPS जैसी एक मान्यता प्राप्त रिक्रूटमेंट एजेंसी ने लिया था और मैं भी इसके पक्षधर में था कि उसके रिजल्ट्स निकलना चाहिए। लेकिन एक बात उसमें ये थी कि जब डिस्ट्रिक्ट लेवल की पोस्ट आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया था और JK बैंक में डिस्ट्रिक्ट लेवल की रिक्रूटमेंट नहीं होती है, और कल अगर ये वो लिस्ट निकल भी जाती तो बहुत सारे लोग यहाँ शोर शराबा करते कि ये भेदभाव हो गया, ये जम्मू के साथ भेदभाव हो गया, कोई कहाँ से निकलता, वो बात होनी थी। क्योंकि हमारे बच्चों के लिए जो और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के लिए मेरिट सेम नहीं रखा गया था, कहीं 40% रखा गया था, तो यहाँ हमारे बच्चों के लिए मिनिमम 60% रखा गया था। तो तब भी ह्यू एंड कराई हुई थी, तब भी हमने इसका खिलाफ विरोध किया था। और खैर अब ये सारी दोबारा से JK बैंक की उन रिक्रूटमेंट्स, चाहे PO के एग्जामिनेशन की बात हो या बैंकिंग एसोसिएट्स की हो, वो सारे री एडवर्टीजमेंट हो गए हैं। और वो सारे बच्चे जिन्होंने पहले एंट्रेंस दिया था, तकरीबन लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख के करीब वो बच्चे हैं, उनको दोबारा फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, फीस सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर किसी की एज जो स्टिपुलेटेड एज है वो उससे ऊपर चली गई है तो भी वो क्वालिफाई करेगा। ऐसा नया अध्यादेश में आया है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी प्रक्रिया आगे बढ़ेंगी, हमारे नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान इसका लाभ लेंगे। बीच में एक विषय आया जिसका जिक्र आपने किया था कि चाहे वो डिवीज़न कैडर की पोस्ट है या डिस्ट्रिक्ट कैडर की पोस्ट है, तो हालांकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की एक जजमेंट है कि आप डिस्ट्रिक्ट को एज यूनिट नहीं ले सकते, स्टेट एज ए यूनिट होती है, UT एज ए यूनिट होती है। तो इस नाते से ये आप पूरे स्टेट लेवल के सारे एग्जामिनेशंस होंगे। इंटरव्यूज़ हमने ख़त्म कर दिए और मुझे पूरा विश्वास है कि अच्छे कॉम्पिटेंट पढ़े लिखे नौजवान आगे आएंगे और डिस्ट्रिक्ट के अंदर, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो लेवल की पोस्ट्स हैं या डिवीज़न कैडर की हैं, तो उनको भी कुछ प्रेफरेंस दिया गया है। 10 मार्क्स हैं जो डिस्ट्रिक्ट
के अंदर, डिस्ट्रिक्ट लेवल के अंदर 4th क्लास जो 4th कैटेगरी 4 में वो आएंगे, और डिवीज़न लेवल के अंदर आप उनको 5 मार्क्स उसी क्षेत्र के रहने वाले नौजवानों को एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट्स होंगे। और इसी प्रकार आप देखेंगे जो इंटरव्यूज़ ख़त्म किए गए हैं, इससे क्या होगा, जो इंटेलिजेंट, मेहनती, तेज़ तरार नौजवान हैं, जो मेहनत के बल पर आगे बढ़ते हैं, उनके साथ इंसाफ होगा। वरना यहाँ बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। जम्मू की एक हमारी बहन है जिसने 2004 में डेंटिस्ट के अंदर एज ए डॉक्टर टॉप किया है 2004 में, लेकिन 200 में से उसको अगर 27 मार्क्स आते तो वो डॉक्टर लग जाती, लेकिन उसको 26 मार्क्स दिए गए, जबकि वो पूरे जे.एंड.के, जम्मू कश्मीर, लद्दाख की टॉपर थी। सिर्फ इंटरव्यूज़ के अंदर गड़बड़ घोटाला ये लोग करते थे, बहुत सारा घोटाला होता था जिसमें आम मजदूर, किसान, गरीब, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, जम्मू रीजन का है या कश्मीर वैली का है, उसके साथ धोखा होता था। अब वो नहीं होगा। अपने दम पर, अपनी काबिलियत पर, अपनी मेहनत पर नौजवान आगे बढ़ेंगे, उनको इंसाफ मिलेगा, उनको जस्टिस मिलेगा। रविंद्र जी, कुछ और इश्यूज़ में जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। SRO 24 की अगर बात करें, और अभी हाल ही में इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से भी जो कैजुअल्स लगे हुए थे, कैमरामैन, या कुछ 5 साल के बाद उनको भी निकाल दिया गया। कैजुअल लेक्चरर्स की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं उनमें एक आक्रोश नज़र आ रहा है। किस प्रकार, क्योंकि नज़रें भारतीय जनता पार्टी पे निश्चित तौर पर है, जनता की आवाज़ आप तक है, क्या कहें? SRO 24 है या कैजुअल जो एकेडमिक अरेंजमेंट्स पर लगे हुए लेक्चरर्स और टीचर्स, उनका यहाँ तक विषय है। मैंने उनके साथ भी मेरी पूरी सहानुभूति है, और मेरा ये मानना है कि इस कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान एटलीस्ट उनको नहीं निकालना चाहिए था। लेकिन उसमें एक विषय ये है कि जितने भी मेडिकल कॉलेजेस के अंदर SRO 24 के तहत ये एम्प्लॉयमेंट दी गई थी, वहाँ एक प्रोविज़न था कि जब परमानेंट आप लोग वहाँ कोई सिलेक्शन हो जाएगी, परमानेंट एम्प्लॉयज़ आ जाएंगे, तो नेचुरली जो एकेडमिक अरेंजमेंट्स पर या जो नीड बेसिस पर लगे हैं, उनके स्थान पर परमानेंट आते हैं। अब बहुत सारी जगहों पर परमानेंट जो एम्प्लॉइज़ आए हैं, और उसके चलते कुछ नौजवानों को जो एकेडमिक अरेंजमेंट्स पर थे या 1 साल के लिए थे, उनको वहाँ से निकलना पड़ा। तो हमारा ये मानना था कि टाइमिंग थोड़ी गलत है, और अभी भी बहुत सारी पोस्ट्स ऐसी हैं जहाँ उनको एडजस्ट किया जा सकता है मेडिकल कॉलेजेस में, और उनको कंसिडरेशन देना चाहिए, या फिर उन पोस्ट को भी एडवर्टीजमेंट करके परमानेंट उनका एम्प्लॉयमेंट करना चाहिए। फिर कम से कम ये जो पढ़े लिखे और क्वालिफाइड और टेक्निकली ट्रेंड हमारे नौजवान हैं, इनको ये सारी जॉब मिलेंगी। इसी प्रकार जो लेक्चरर्स जिनका जिक्र आपने किया है, जो एकेडमिक अरेंजमेंट्स के ऊपर लगे थे, वहाँ एक प्रोविज़न होता है, इनसे एक एफिडेविट लिया जाता है कि जब भी वहाँ कोई परमानेंट पोस्ट आएगी तो इनको वहाँ से लेक्चरर्स हों, मास्टर्स हों, या कॉलेज के अंदर भी जो एकेडमिक अरेंजमेंट प्रोफेसर्स लगते हैं, तो उनको साल के बाद दोबारा से अपीयर होना पड़ता है। अब लेक्चरर्स और प्रोफेसर्स जो हम मानते हैं कि एकेडमिक अरेंजमेंट्स पर लगते हैं, तो वो बहुत ही हाईली एक क्वालिटी जॉब है, और उसके लिए तो बाज़ाब्ता पब्लिक सर्विस कमीशन पूरा टेस्ट कंडक्ट करती है, और अब उनको रेगुलराइज करना थोड़ा टफ है, लेकिन हम उनकी सर्विसेज को कंटिन्यू करके उनके ऑनरेरियम को बढ़ा सकते हैं। इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया दूर दराज के एरिए में, रिमोट एरियाज़ में, और मैं देखता हूँ यहाँ हमारे नौजवान लड़के हैं, वहाँ हमारी बहनें, बच्चियाँ, वो भी दूर दराज के क्षेत्रों में और बड़ी हाईली क्वालिफाइड उन्होंने ये काम किया है। तो ऐसे बच्चों को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, और मेरा ये भी मानना है कि ऐसे बच्चों ने जिन्होंने अपनी सर्विसेज मुश्किल एरियाज़ में और टफ टाइम में दी हैं, उनको कुछ ग्रेस मार्क्स आने वाले सालों में ज़रूर देना चाहिए, ये जो हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, ताकि इनका मॉरल बूस्ट हो। अगर इन्होंने कम ऑनरेरियम में बहुत लिमिटेड पैसे से, तो और कई जगह पर तो आने जाने का खर्चा और रहने का खर्चा ही उनको उसी ऑनरेरियम में करना पड़ता था, इसलिए उनके बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है। लेकिन परमानेंट करना थोड़ा सा टफ इसलिए है कि वो कानून के प्रोविज़न में वहाँ आता नहीं है। जम्मू कश्मीर, खासकर जम्मू की अगर बात करें, तो जो विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज जो अपोजिशन में हैं, कांग्रेस, बीजेपी के अलावा जो है, वो उनका ये कहना है कि
हम कुछ बोल भी नहीं सकते, मुख्य रूप से सामने नहीं आ सकते, क्योंकि अगर सामने आएंगे तो डिटेन किए जाएंगे। ये बाय अपोजिशन पार्टीज़ या फिर बाकी पार्टीज़ में क्यों है? नहीं, भारत हमारा देश डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारा लोकतंत्र में विश्वास है, लोकतांत्रिक मूल्यों में हम लोग विश्वास करते हैं। और आप देखते हैं कि किसी को भी यहाँ बोलने की, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर सबको खुली छूट है, सब लोग अपनी बात रखते हैं। डिटेन भी तो हो जाते हैं। नहीं, बोलने पर डिटेंशन नहीं है, ठीक है। जब धारा 370 को समाप्त किया गया उसके बाद ऐसी एप्रीहेंशंस थी कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर्स हैं वो जब भाषण देंगे, पब्लिक के अंदर जाएंगे, अपने बात रखेंगे, तो कहीं ना कहीं ऐसा सिक्योरिटी एजेंसीज़ को, एडमिनिस्ट्रेशन को इसका डर था कि कहीं इंस्टिगेशंस ज़्यादा ना हो, तो उसके चलते माहौल ना ख़राब हो जाए, फिर गोलीबारी चलती, फिर हड़तालें होती, पंगे होते। तो एक प्रिवेंटिव डिटेंशन थी, वो कोई जेल खाना नहीं था, कोई कैद नहीं थी। और इतने बड़े बड़े लोग हैं, उनको कौन कैद में डालेगा? किसी को किसी ने कैद में नहीं डाला। हाँ, प्रिवेंटिव डिटेंशन ज़रूर रखी थी, और उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करना हमारा मेन मकसद था। किसी को नुकसान पहुंचाना कतई हमारा कोई प्रोविज़न नहीं है। आपने देखा कि इसी दौर में यहाँ ब्लॉक समितियों के चुनाव भी हुए, जम्मू में भी हुए, कश्मीर में भी हुए, और आज सभी लोग अपनी बात रखते हैं। देश का पार्लियामेंट है, जहाँ जम्मू से 2 भारतीय जनता पार्टी के जीते हुए लोकसभा के एमपीज़ हैं, वहीं कश्मीर घाटी से 3 जो जीते हुए मेंबर पार्लियामेंट हैं, तो वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, तो अपनी बात रखते हैं, और बड़े कद्दावर लोग हैं, उनकी आवाज़ को कौन रोक सकता? टोल प्लाजा को लेकर पूरा जम्मू इस वक्त कहीं ना कहीं एक रिएक्शंस नज़र आ रही हैं, सुगबुगाहट नज़र आ रही है, क्या कहेंगे? टोल प्लाजास तभी लगे जब नेशनल हाईवेज या एक्सप्रेस हाईवेज का निर्माण हुआ। आज आप देख रहे हैं 6 लेनिंग एक्सप्रेस हाईवेज दिल्ली, अमृतसर, कटरा, उसका निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल हाईवेज को एक्सपेंड किया जा रहा है, नए नए एरियाज़ को हम लोग जोड़ रहे हैं, और तकरीबन अगर आप इसकी लेंथ देखेंगे तो ये लेंथ इन थाउजेंड्स है। पंजाब के अगर आप पठानकोट से चंडीगढ़ चले जाएंगे तो 8 टोल प्लाजास आपको रास्ते में पड़ेंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर 2 टोल प्लाजास, एक सरोर सांबा और एक बन नगरोटा के अंदर। ये तब इसका ऑर्डर इशू किया गया था जब दिल्ली में भी और जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस की सरकारें थी। ये कोई बीजेपी के टाइम में इनके ऑर्डर नहीं आए थे, उसकी कॉपी 2014 में इन्हीं की सरकारें थी। और यहाँ सरोर में बहुत हंगामा हुआ था, और बीजेपी के ही लोगों ने, हमारे ही नेताओं ने उस वक़्त वहाँ, चूँकि वो अभी बना ही नहीं था, अभी नेशनल हाईवे जस्ट उसकी शुरुआत हुई थी, तो टोल पहले लगा दिया गया, और इसलिए हमने उस वक़्त भी उसका विरोध किया था। और अभी भी जो सरोर का टोल प्लाजा है, हम इसका विरोध करते हैं, और विरोध का एक कारण है। हम सरोर जो सांबा के ठंडी खुई के पास टोल प्लाजा है, हम उसका विरोध इसलिए करते हैं कि उसके नज़दीक में एक तो एम्स बन रहा है, और दूसरा वहाँ जगह बहुत कंजेस्टेड है, वहाँ पार्किंग स्पेस है ही नहीं है। नेशनल हाईवेज, एक्सप्रेस हाईवेज जब बनाए जाते हैं, लोगों को सुविधा के लिए बनाए जाते हैं, वहाँ जाम ना लगे, लोगों की आवाजाही स्मूथ तरीके से हो, अच्छे ढंग से हो। लेकिन वहाँ तो आधा आधा घंटा जाम लगता है, सेना की गाड़ियाँ फंस जाती हैं जाम में, एम्बुलेंसेस फंसती हैं सरोर में। इसलिए हमने इनका ज़बरदस्त विरोध किया, और मैंने खुद कहा था कि इस सरोर वाले टोल प्लाजा को हम उखाड़ फेंकेंगे। और कब कहा था? जब वहाँ के एक प्राइवेट ऑनर, जिसने बिडिंग करके वो सारा कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, उसने एक गरीब तबके के ड्राइवर को थप्पड़ मारा, और सारे मीडिया, सोशल मीडिया के अंदर वो चला। और मैं वहाँ जाके गया और मैंने देखा कि ये गुंडागर्दी, और ये तो गुंडागर्दी के खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी ना। जहाँ पार्किंग की स्पेस नहीं है, एक तो आप नॉर्म्स का वायलेशन कर रहे हो। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नॉर्म्स में है कि 4 मिनट से ज़्यादा टोल के ऊपर अगर गाड़ी खड़ी होगी तो वो टोल नहीं देगा, ये रूल है। और इसका वायलेशन यहाँ हो रहा था, और आप ड्राइवरों को मारोगे और हम तमाशा देखेंगे, ये नहीं हो सकता है। इसलिए मेरे को गुस्सा आया, और मैंने फिर केंद्रीय
सड़क एवं परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी से बात की। मैंने उनको एक पत्र लिखा और 2 रिमाइंडर दिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस पर कोई ना कोई निर्णय हम जरूर कराएंगे। सरोवर के टोल प्लाजा की जगह, लोकेशन बहुत गलत है, इससे लाभ नहीं होता है। एक्सप्रेस हाईवेज, नेशनल हाईवेज से लोगों को फायदा होना चाहिए। फायदे के बजाय इस प्रकार की टोल व्यवस्था लगा के नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वहां गुंडागर्दी करेगी और हम तमाशा देखेंगे, ये नहीं होगा। इसलिए हम इसके खिलाफ संघर्ष लड़ रहे हैं। और आपको ये भी मालूम होगा कि जम्मू कश्मीर के जो एंट्री पॉइंट है लखनपुर, वहाँ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगता था, चाहे सीमेंट है, स्टील है, सरिया, या जो खाद्य पदार्थ हैं, ईटेबल्स हैं, जितनी चावल है, राशन जितना भी आता था, इन पर सालाना 800 करोड़ रुपया जम्मू कश्मीर की सरकार वहाँ से टैक्स कलेक्ट करती थी। इतना टैक्स कलेक्शन था। मैंने खुद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से बात करके लखनपुर के जो टोल टैक्स था, जो गुड्स एंड सर्विसेज पर लगता था, उसको हमने हटाया है। आज वहां गाड़ियां आती जाती हैं, ट्रक्स आते हैं, वरना लखनपुर के अंदर आपको ट्रक्स की जामिंग ही जामिंग नजर आती थी, जाम ही जाम होता था। वो हमने वहां से खत्म कराया। अब कभी कभार इस प्रकार का मैं देखता हूं कि सोशल मीडिया में बहुत प्रोपेगेंडा हो रहा है। कोई अखनूर में जी नया कोई वहां टोल लग गया जी, फलानी जगह सांबा में नया लग गया जी, कठुआ में लग गया, फिर वो सोशल मीडिया में मीम्स बने जाते हैं। खैर ये काम चलता रहता है, इससे मेरे को कोई व्यक्तिगत दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन जहां आम लोगों को प्रॉब्लम होगी, आम लोगों को समस्या होगी, आम लोगों की आवाज़ को बुलंद तरीके से उठाना मेरा धर्म है, मेरा कर्म है, मेरी जिम्मेवारी है। अगर मैं अपने लोगों की आवाज़ मैं नहीं उठाऊंगा तो कौन उठाएगा। रविंद्र जी, मैं उस रविंद्र रैना को पिछले कई सालों से जानता हूं, जो एक फायरब्रांड नेता है, जिसकी अंदर एक आग जलती है, एक अज़्म है। लेकिन लोगों का मानना है कि समय के साथ साथ रविंद्र रैना का वो एटीट्यूड कहीं ना कहीं डाइल्यूट है, वो जोश कम होता जा रहा है और कथनी और करने में कहीं ना कहीं अंतर नजर आ रहा है। जब मैं एमएलए बना और 2014 में उसके बाद हमारी गठबंधन सरकार बनी, मैं उस सरकार का हिस्सा था। और जब भी कभी असेंबली के अंदर उस वक़्त के मुख्यमंत्री हों या कोई नेता हो, अगर देश के विरुद्ध, हमारी सेना के विरुद्ध, हमारी पुलिस के विरुद्ध, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों के विरुद्ध अगर देश के विरुद्ध कोई बात करता था, मैं खड़ा होकर उसका जबरदस्त विरोध करता था। असेंबली के अंदर हंगामा मचाता था। कश्मीर घाटी में असेंबली के अंदर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे अगर लगे तो हम लोगों ने लगाए। हमने कभी इन देश विरोधी षड्यंत्रों के साथ समझौता नहीं किया और हमने हमेशा इनको एक्सपोज किया। जब एक बीफ पार्टी का आयोजन वहाँ एक एमएलए ने किया, उसको उसका दंड असेंबली के अंदर पूरी दुनिया ने देखा था। हमने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। और जब मैं 13 मई 2018 को जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते से मेरे को जिम्मेवारी दी गई, मैंने 1 महीना और 7 दिन के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर की सरकार से समर्थन वापस लिया और जम्मू कश्मीर के अंदर गवर्नर रूल लगाया। क्योंकि यहाँ बहुत सारे मामलात ऐसे थे कि हमारे कोलिशन पार्टनर वहाँ गलत पॉलिटिक्स खेल रहा था, डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स हो रही थी। देश के साथ देश की एकता और अखंडता के खिलाफ बातें की जा रही थी। उस वक़्त मैंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो आज हमारे माननीय गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह साहब, उनसे जब मैंने चर्चा की तो हमने उस सरकार से बाहर निकले। जम्मू कश्मीर में गवर्नर रूल लगा। हमारे रहते रहते यहाँ मैं इस जिम्मेवारी पर था तो धारा 370 को समाप्त किया गया। हमारे रहते रहते यहाँ डोमिसाइल कानून जब पहली बार आया, वेरी फर्स्ट टाइम, तो नौजवानों ने इस पर रिजेंटमेंट शो की। 48 घंटे के अंदर अंदर हमने केंद्रीय गृह मंत्री जी से बात की, दिल्ली बात की, मैंने माननीय राम माधव जी से बात की और अमित शाह जी ने 48 घंटे के अंदर अंदर उसमें फेरबदलाव किया और सारे जम्मू कश्मीर के नौजवान उसमें खुश हो गए। इसी प्रकार बीच में एक दौर आया, अभी इसी जून महीने की बात है, कि एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया में, अखबारों में, टेलीविज़न चैनल्स में एक खबर चल पड़ी कि यहाँ 2 जून को कोई एडवाइजरी काउंसिल बन रही है, यहाँ कोई इंटरिम गवर्नमेंट बन रही है। और मैंने यहीं
से घोषणा की थी कि कोई एडवाइजरी काउंसिल नहीं बनेगी 2 जून को, ना 4 जून को, और ना ही कोई एडवाइज़र, ना ही कोई चीफ एडवाइज़र, ना ही कोई काउंसलर यहाँ बनने वाला है। अन्यथा लोगों ने तो काउंसलर की लिस्टें भी जारी कर दी थी और बहुत सारे लोग तो नए ड्रेसेस भी सिलवा के कोट पैंट की तैयारी करके बैठे थे। लेकिन जब हमने विरोध किया तो उसका परिणाम ये हुआ कि वो काउंसिल नहीं बनी। एम्स जम्मू में बन रहा है, IIT जम्मू में है, IIM जम्मू में है, रिंग रोडें जम्मू में है, फ्लाईओवर्स जम्मू में बन रहे हैं, बड़े बड़े टनल्स यहाँ बन रहे हैं। और हमारा मिशन है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, सबको साथ लेके चलेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, ट्रांसपेरेंसी से काम करेंगे। और इसलिए हमने जो कहा उसको पूरी ईमानदारी से किया। बहुत सारे विषय ऐसे होते हैं जब कभी कभी आप के मन में आग लगी रहती है, आप पूरे जोश और जज्बे के साथ उन आवाज़ को बुलंद करते हो। इसका मतलब यह है कि आप जनता की आवाज़ को बुलंद कर रहे हो। ऐसे में ये सोच के हम चुप हो जाएं कि इसका कुछ नहीं होगा, वो जनता के साथ इनजस्टिस होता है। इसलिए लड़ना, बोलना, बुलंद आवाज़ रखना, ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्म है और अपने लोगों के लिए मैं करता रहूँगा। जब मैंने टोल प्लाजा का मुद्दा उठाया तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये तो कानूनी प्रक्रियाएं हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का MOU साइन होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ और ये सारा पैसा जो एक्सप्रेस हाईवेज और नेशनल हाईवेज का कोई की कंस्ट्रक्शन में जो लगाया जाता है ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लगाती है और बाद में ये टैक्स टोल प्लाजास जो लगा के वहाँ से जो टैक्स कलेक्शन करती है, टोल कलेक्शन करती है, उसके माध्यम से वो अपना पूरा वो रिसोर्सेज पूरे करते हैं। तो उसके बावजूद भी अगर मैंने विरोध किया तो अपनी जनता के लिए किया, लोगों के लिए किया और मैं आज भी अपने उस स्टैंड पर कायम हूँ। और मैं जैसे ही कोई लॉकडाउन के अंदर थोड़ी ढील होगी मैं पुनः श्री नितिन गडकरी जी के पास जाऊँगा और अपने लोगों की आवाज़ को बुलंद तरीके से रखूँ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि रविंद्र रैना जी ने आश्वासन दिया है कि प्रयास लगातार भारतीय जनता पार्टी का यही है कि जम्मू कश्मीर के आवाम को कहीं ना कहीं हीलिंग टच, एक बेहतर प्रावधान दिए जा सकें। केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में हम प्रवेश कर चुके हैं और साथ में जो युवाओं को लेकर जो प्रयास किए जा रहे हैं उनको भी एड्रेस करने का प्रयास निश्चित तौर पर किया जाएगा। ऑन रिकॉर्ड के आज के संग में बस इतना ही। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।